वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था 15 चैप्टर में, और चैप्टर नंबर 15 में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपका जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन है, अगर मान लीजिए आपका फिजिबल रीजन को क्या बोल सकते हैं अपन, फिजिबल सॉल्यूशन बोलो या फिजिबल रीजन। अरे फिजिबल जब रीजन होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा तभी तो फिजिबल सुसंगत क्या आएगा, हल आएगा। फिजिबल रीजन क्या क्या हो सकता है उसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र बोलेंगे यानी एरिया बोलेंगे। हो सकता है ये बाउंडेड हो या फिर हो सकता है अनबाउंडेड हो। कहने का मतलब क्या बोलेंगे, ये एक तो हो सकता है बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब उसको बोलते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन इसको बोलेंगे परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी एरिया है, अगर मान लीजिए वो बाउंडेड आ गया, किसी आकृति में शेप में आ गया तो फिक्स हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। ठीक है, अगर बाउंडेड होता है तो अपन इसमें क्या करते हैं, सभी क्या निकालते हैं, कोने बिंदु क्या करते हैं इसमें, देखिए क्या लिखेंगे, परिबद्ध सुसंगत क्षेत्रफल के लिए प्रत्येक कोणीय बिंदु, प्रत्येक कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कैसे लिखते हैं, कोणीय बिंदु बड़ा ऐसे 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 कोणीय बिंदु, प्रत्येक कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करके मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं। यानी कि आप सभी कोणीय बिंदु पे आप फलन का मान निकालेंगे, एक ऐसा मान आएगा जो मैक्सिमाइज देगा, एक ऐसा मान आएगा जो मिनिमाइज देगा। अगर आपको मैक्सिमाइज करने के लिए बोलता है तो अधिकतम मान हो जाएगा, और आपको मिनिमाइज करने के लिए बोलता है तो कौन सा मान हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपका अनबाउंडेड आ गया, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया, तो क्या करेंगे, अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र। अगर अपरिबद्ध आ गया तो क्या करेंगे, अनबाउंडेड। देखिए इसमें दो केस बने, कितने केस बने, दो केस। अगर अपन आपको मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए अलग केस बनेगा, मिनिमाइज करना है तो उसके लिए अलग केस बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, नंबर पहला, सभी सभी कोणीय बिंदु, कोणीय या प्रत्येक कोणीय बिंदु, सभी कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान याद करने पर यदि अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान बड़ा एम हो तो विवर्त अर्धतल ज्ञात करते हैं, विवर्त अर्धतल ज्ञात करते हैं।
इसको बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। याद करते हैं, ठीक है। विवर्त अर्धतल याद करते हैं, और विवर्त अर्धतल को क्या बोलते हैं बता रहा हूं मैं आपको। आपका जेड क्या था, जेड क्या था आपका ax प्लस का by। आपने अधिकतम मान क्या निकाला है, बड़ा M। इसका मान बड़े M से क्या होता है, बड़ा होता है। इसको बोलते हैं विवर्त अर्धतल। ax प्लस का by बड़े M से क्या होगा, बड़ा होगा। बड़े M से क्या होगा, बड़ा। इसको बोलते हैं विवर्त अर्धतल। अभी बताऊंगा कुछ मिनट सोल्व करना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि इसी का एक पॉइंट है, यदि सुसंगत हल क्षेत्र या क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र तथा विवर्त अर्धतल, विवर्त अर्धतल का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो तो अधिकतम मान बड़ा M होगा। अन्यथा कोई अधिकतम मान नहीं होगा, या अन्यथा अधिकतम मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे अन्यथा अधिकतम मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए क्या बोला मैंने, उसको समझिए। बिल्कुल सिंपल है, सभी कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करेंगे। मान लो 4 5 आ गए, ऐसे आ गया, मान लो 10 आ गया, 20 आ गया, 50 आ गया, 40 आ गया, ये उद्देश्य फलन के मान। सबसे अधिकतम मान कौन सा वाला, 50 वाला। सबसे अधिकतम मान कौन सा वाला, 50 वाला। तो m हो तो विवर्त अर्धतल यानी कि ax + by बड़े M के बराबर याद करते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, अभी बताऊंगा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यदि सुसंगत हल क्षेत्र मतलब फिजिबल रीजन और विवर्त अर्धतल मतलब कौन सा वाला, ये वाला, अगर इनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी बिंदु अगर उभयनिष्ठ नहीं आ रहा हो, कॉमन रीजन नहीं आ रहा हो, तो अधिकतम मान क्या होगा, वो m ही होगा। अदरवाइज क्या होगा, अधिकतम मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कॉमन बिंदु आ रहे हैं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नहीं आ रहे तो एग्जिस्ट करेगा। अभी बताऊंगा कैसे होता है। ये तो हुआ पहले केस के लिए, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका दूसरा केस हो बताता हूं। क्वेश्चन क्या होगा तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस थोड़ा सा ध्यान रखो। बेटा वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, एक बार बताना, वीडियो क्लियर है क्या, यस और नो, क्लियर है, नो, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड बोलना चाहिए ना, नो। पूरी बुक होने के बाद बोलते सर कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। अब सही आ रहा है, अब ओके है, बढ़िया वाला है, हाँ ये हुई ना बात। अब देखिए दूसरा केस क्या बन सकता है, सभी कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करने पर यदि न्यूनतम मान छोटा है हो तो विवर्त अर्धतल ज्ञात करते हैं। अब की बार विवर्त अर्धतल क्या होगा, इसका लेस देन होगा और छोटे वाले m से होगा।
यदि सुसंगत हल क्षेत्र तथा विवर्त अंतराल का कोई भी बिंदु बेनिष्ठ नहीं हो तो न्यूनतम मान, आप ऐसे मतलब अपनी कॉपी में काट के आप भी ऐसे ही कर लो, सर आपने भी तो काटा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। न्यूनतम मान स्मॉल m होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो न्यूनतम मान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और आपको स्क्रीनशॉट लेना, किसका लेना है, इस भाई साहब का लेना है, ये लो हो गया काम। क्वेश्चन नंबर पहला निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, चलो अच्छी बात है। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर पहला निकालो आप, 15.1 का पहला क्वेश्चन। अब आएगा कॉन्सेप्ट समझ में। अरे बुक ओपन कर ली क्या, कर ली ओपन है, ओपन ही तो करते हो, पढ़ते कहाँ हो। चलो चलते हैं 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, उसको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। देखो मिनिमाइज करना है, ठीक है। z इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4y, निम्न ये लिख लो ना, निम्नतम करना है, निम्नतम का मतलब मिनिमाइज करना, ठीक है, मिनिमाइज करना, मिनिमाइज का मतलब मिनिमाइज करना, मिनिमाइज किसको करना है, z इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4y। अरे जिस फलन को मिनिमाइज करना होता है उसको कौन सा फलन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि उद्देश्य फलन। आपको विरोध दिए हुए हैं, विरोध का मतलब होता है असमीकारण, कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, क्या क्या दिए हुए हैं उन सबको लिख लो आप, जितनी भी है, दो तीन होगी, x प्लस 2y 3x प्लस 2y, ओके ओके ओके, x प्लस 2y 8 से बड़ा होगा, छोटा है, और 3x प्लस 2y ये भी छोटा है, ओके, और x की वैल्यू 0 से बड़ा, भाई ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसके बिना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा ही ना, और सारे क्वेश्चन किसके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हैं, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपन आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई असमीकरणों को समीकरण में बदलने का, असमीकरण लिखी है, 4 लिखी, वैसे लिखने में 1 2 3 4, तो ये वाली असमीकरण और ये वाली असमीकरण, ये तो असमीकरण नहीं, तो x x आ जाएगा, तो यहां तो y x आएगा, इससे x x आएगा, अरे y x पे x बराबर 0 होता है, और y x पे x बराबर 0, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल है, इन दोनों को चेक करिए। दी गई असमीकरणों को समीकरण में बदलने का, अब इसको लिखाने में तो मैं इतनी थोड़ी लिखाऊं इसमें कि आप एक एक उसमें 3 4 4 पेज लो, लेकिन इतना काम नहीं करेंगे 3 नंबर के प्रश्न, ठीक है, पूरे नंबर की है और क्या क्या चीज लिखनी है वो लिखवाएंगे। कैसे, दी गई असमीकरण को बदल रहे हैं समीकरण में, पहले समीकरण बोलो x + 2y बराबर कितना होगा 8, दूसरी वाली बोलो 3x + का 2y बराबर कितना होगा, मेरी बात को समझो,
बिल्कुल सही बात। यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा? बॉक्स। आपने बचपन में सीखा होगा चीजें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। अरे इस समीकरण से निकल जाएगा यार। और यहाँ से फिर बॉक्स बनाऊंगा। देखिए बॉक्स भी बन गया और असमीकरण को किसमें बदल दिया? समीकरण में बदल दिया। मेरी बात को समझ? अब आप कैसे करते थे? वहां पे x का मान रखते थे, यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे देखिए जुगाड़ डालते हैं, x का मान 0 रखो, y का मान आएगा 4 आ गया। अब y का रख लो, x का मान आएगा 8 हो गया। वाद नहीं हुआ। ऐसे मान लीजिए x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 वो लिखते जाओगे पूरी होगी एक ही कुछ होगा। तो यहाँ पे इस बिंदु को मान लेते हैं पर a, उसका नाम हो गया 0,4 और दूसरे वाले को b, उसका नाम 8,0। बात नहीं बिल्कुल होगा सर। राम श्याम कुछ भी मान सकते हो, ऐसे a और b मान लिया। यहाँ पे x और y होगा, x का मान 0 करो, ये लो x को 0, y आ गया x है, y को 0, x की वैल्यू 4। ये आपका कौन हो गया c 0,6 और ये आपका d कौन हो गया 4,0। इतना खेल समझ में आ गया। अब सर आपने बॉक्स तो बना लिया, अब मैं ग्राफ सही है तो आंसर सही आएगा, अगर ग्राफ ही गलत हो गया तो आंसर कैसे आएगा? तो अपन ग्राफ क्या बनाएंगे? ग्राफ। पहले ग्राफ बनाएंगे, उससे ही पता चलेगा कि इसका क्षेत्र जो सुसंगत हल क्षेत्र आएगा। देखिए मैं सुसंगत को बोलूंगा फिजिबल हमेशा, ठीक है? तो बार-बार मेरे से नहीं बोला जाता सुसंगत सुसंगत क्या होता है ना, तो फिजिबल रीजन बोलूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं यह अब सही है। अब सही नीचे तो आएगा ऐसे ही माइनस x x। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यूज यहाँ पे देखिए 8 आ रहा है x की वैल्यू, y की वैल्यू 6 आ रही है मैक्सिमम। वैसे आपके ग्राफ में 8 और 6 तो खाने होते हैं तो आप एक एक का गैप ले सकते हैं, इसको पैमाना बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 का ले रहा हूँ, कितने का ले रहा हूँ? 2 का। 0 2 4 6 2 4 6 8। ये बात समझ? नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं ना, क्यों लिखेंगे? अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की 4, ध्यान से समझना पॉइंट कहां पे आ गया? 8,0 आप क्या है नहीं कर सकता। ये पॉइंट यहाँ है और इसको मैंने हाँ और ये 0। अब ये 0,4 था 8,0, 0,4 यहाँ होगा 8,0 होगा, लाइन को मिलाएंगे ये मिला ठीक है। 0,6 4,0 0,6 ये है 4,0 ये इसका, ये तो सर आपने लाइन मिलाया है। अब ये ऐसा निकाय है, इनका क्षेत्रफल कैसे होगा? ठीक है अभी तो आपने कॉपी में लिख लेकिन करना किसमें इसको काम ग्राफ किसमें बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है। और एक चीज और समझ लेना, ग्राफ आप अपनी कॉपी में नहीं चिपकाएंगे, नहीं तो कॉपी गुदरा बन जाएगी, गुदरा है ना, इसलिए गपर सब हो जाएगी पूरी कॉपी। इसलिए आप अलग से सेपरेट कॉपी बनाए ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। उस पे ग्राफ बनाना है, एक क्वेश्चन नहीं है,
10 तो क्वेश्चन है और 5 एग्जाम्पल, 15 क्वेश्चन हो गए, 15 पेज तो वैसे बच जाएंगे, ठीक है। और जैसे स्कूल रीओपन होगी तो मैं 15.2 भी करूंगा, अभी नहीं करूंगा 15.2 क्योंकि वो क्वेश्चन अभी तक आया नहीं। तो अपन जैसे स्कूल ओपन होगी तब करवा देंगे। इसमें पैराग्राफ के क्वेश्चन है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो बोलने में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे लेकिन जो बोलने की लैंग्वेज है ना उसमें टाइम चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये हो गया है। अब इसकी बात करते हैं, इतना काम हो गया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं लैंग्वेज लिखूंगा यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं लैंग्वेज लिखूं। वो तो संतुष्ट रहेंगे। अरे डन यस सर नो सर कुछ तो बोला दो, गूंगे हो क्या तुम हैं? ओके ओके बस ओके करते हो। हाँ हर काम में ओके किया करो, चाटे खाना है तो ओके। अब देखिए, अब इसमें देखिए ये वाली एस समीकरण है, ये वाली एस समीकरण है। अगर एस समीकरण मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी, ये भी देख लो ना लाइन कहां गुजर रही है मूल बिंदु से। जब मूल बिंदु से गुजरी नहीं तो हमेशा क्या रखते हैं, इसको मूल बिंदु रखते हैं। एक आध क्वेश्चन ही होगा जिसमें कहां से गुजरेगी, मूल बिंदु से, बाकी मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। तो अपन क्या रखेंगे, दी गई एस समीकरणों में, दी गई एस समीकरणों में मूल बिंदु 0,0 रखने पर अब इसमें रखे, देखा आपका क्या था x + 2y ≤ 8। अब दोनों को एक साथ ही संतुष्ट कराएंगे, ठीक है। अब इसमें 0 रखेंगे, 0 + 2 × 0 तो बताओ कितना हो जाएगा। अब देखना दूसरी क्या है आपकी, 3x + 2y ≤ 12। x की जगह 0 रख दूं, ये तो 0 रख दिया तो सारा 0। अब मेरे को ऐसे बताओ क्या 8 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है सर। क्या 12 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि मूल बिंदु दी गई एस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, दोनों को संतुष्ट कर रहा है। अब देखिए वो जो मैं एरो बनाता हूं कैसे आता है। इस एस समीकरण को मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। मतलब पहला आपकी समीकरण कौन सी वाली आई थी, ये वाली आई थी, यानी इसका एरिया है वो किधर जाएगा, बस ऐसे दो एरो बना देना। आपको कॉपी चेक करने वाला सब समझता है, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करते हो, खूब सारे बना देते हो, वो भी बना सकते लेकिन वो दिखना भी चाहिए अच्छा, इतना सुगला बना देते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो क्या है ऐसा। अब इसमें भी संतुष्ट हो रहा है। अब इसकी समीकरण ये वाली आएगी तो इसका भी किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा। ओके सर, ये तो हमारी बात समझ में आ गई। अब बताओ मेरे को, आपके पास दो समीकरण होगी, एक तो ये थी और ये थी। इसका मतलब क्या होता है, x का मान 0 से बड़ा 0 के इक्वल। देखिए x बराबर 0 इक्वल, x बराबर 0 तो कहां होता है, पूरे y x पे होता है। x का मान 0 से बड़ा कहां पे होगा, यानी कि उधर होगा, यानी कि ये भाई साहब इधर जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, यानी कि पूरा का पूरा इधर जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये जाएगा ऊपर की ओर, क्यों जाएगा, क्योंकि y = 0 x एक्स होता है और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव में होगा। कहां होगा, पॉजिटिव की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इसमें कॉमन कौन सा वाला हुआ, इसको चेक करें अपन, कॉमन कौन सा वाला हुआ। ये बोल रहा है इधर जाऊं, ये बोल रहा है नीचे जाऊं, ये बोल रहा है, ये दो भाई क्या बोल रहे हैं कि मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है। अरे आना नहीं आना है, क्योंकि ये बोल रहा है इधर जाऊं, ये बोल रहा है इधर, यानी कि ये दोनों भाई क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बोल रहा है नीचे, ये नीचे, तो बताओ कौन सा वाला हो सकता है, ये वाला। वो ये आपका फिजिकल रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा,
फिजिकल रीजन। सुसंगत हल क्षेत्र होगा क्या? बाउंडेड है? बिल्कुल है सर। जब बाउंडेड होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। क्या करते हैं? सभी कोणीय बिंदु पे मान ज्ञात करते हैं और जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम होगा मिनिमम। लेकिन इसमें मैक्सिमम थोड़ी पूछा है, मिनिमाइज करना है। अब एक कोणीय बिंदु तो ये हो गया, एक कोणीय, देखिए जो क्षेत्रफल को कवर करते हैं कोणीय, उसको बोलते हैं कोणीय बिंदु। एक कोणीय बिंदु ये होगा, एक कोणीय बिंदु ये होगा सर, ये तो 0,0, ये 4,0 आएगा, ये क्या है 0,4। लेकिन ये वाला बिंदु, दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती तो कोई ना कोई बिंदु होगा। अरे दो समीकरण दिस एंड दिस, विलोपन विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं। अब वो ऐसे इसमें पेन कॉपी में थोड़ी करना सोल्व, वो तो अपन हवा में बात करना रफ कॉपी में सोल्व करके यहाँ पे मान रख देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीस टू लाइंस। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ये तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, अरे बोलो, तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मूल बिंदु से इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसका हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु की ओर, अरे होगा भी होगा, तो क्या बोल सकते हैं इसमें, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। इसका भी हल क्षेत्र किधर होगा, अब क्या करेंगे अपने, कोणीय बिंदु निकालेंगे। कौन सी बिंदु निकालेंगे, कोणीय। ठीक है, अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे ना सेटिस्फाई सेटिस्फाई, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने ये लिखा तो समझ जाएगा अरे ये संतुष्ट तो कर रहा है ना, ये संतुष्ट कर रहा है। इन चीजों के नंबर नहीं करते कि आपने ये चीज नहीं लिखी तो नंबर कर देंगे, आपने ये चीज लिख दी, अरे इसको देख लिया संतुष्ट है, वैसे मूल बिंदु की ओर होगा, ये संतुष्ट है, मूल बिंदु का होगा, ओ सॉरी ऐसा का होगा, मूल बिंदु की ओर। अब देखिए कोणीय बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोणीय बिंदु। ठीक है, कोणीय बिंदु निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे इसमें, अपन है ये लो कोणीय बिंदु, बताओ कौन कौन से हो गए, इसको ओ मान लिया, अरे क्या क्या नाम थे, इसका नाम था ए 0,4 याद हो आपको, इसका नाम बी था 8,0, इसका नाम सी था 0,6, इसका नाम डी था 4,0, इसका नाम टी होगा। इन दोनों को सोल्व करके विलोपन विधि से इसको उड़ाएंगे तो 2x प्लस x का मान जो आएगा ऐसे, अरे इसमें से इसको उड़ाऊंगा 2y से 2y कैंसिल होगा, 3x में 2x 2x बराबर 4 x बराबर 2, x का मान 2 यहाँ लिखूंगा तो उधर जाएगा 6, y का मान 3 आएगा, यानी 2 का मान क्या हो जाएगा 3 आएगा, कि है तो एक तो कोणीय बिंदु कौन सा हो गया, पहला बोलो a का मान तो 0,4, ठीक है, पहले बोल लो ना o मतलब 0,0 होता है, a का मान कितना है, a कोणीय बिंदु क्या है, a है 0,4 और एक सी बी है, एक डी है, डी है आपका 4,0 और ए है, डी है ना यार, और ए कौन सा वाला है 2,3, अरे कोणीय बिंदु को लेना है, इनको मत ले लेना, फिर ये भी ले लो, ये भी ले लो, फिर ये लेते रहोगे आप। अब यहाँ पे z बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या था माइनस का 5x प्लस का 4y था क्या, ये बात चेक करना, ये ओके, आप चेक करते हैं z बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे z का मान क्या आएगा, यहाँ पे z का मान आएगा 0 प्लस 4/4 16 आ जाएगा, यहाँ पे z का मान आएगा माइनस का 3 4 प्लस का 4/0, ये आ जाएगा माइनस का 12, और लास्ट में z का मान माइनस का 3/2 एंड 4/3 12 में 6 आएगा। बताओ मिनिमम वैल्यू कौन सी वाली हुई, किस वैल्यू इज मिनिमम,
होगी कि नहीं होगी? दिस वैल्यू इज मिनिमम, न्यूनतम मान। अब क्या चीज बच गई? यहाँ पे लिखेंगे पैमाना, ये मत भूलना, नहीं तो आधा नंबर काट दो। एक्स एक्स पर बचपन में पढ़ा आप लोगों ने, एक बड़ा का बराबर 2 इकाई। बचपन का मतलब ये नहीं कि पैदा हुए तभी पढ़ने लगे। वाई एक्स पर एक बड़ा का बराबर 2 इकाई। बस फर्क क्या होता है पैमाने में बताऊंगी आपको। ये सभी लाइनें सेम होती है, बस फर्क क्या होता है? अगर 2 का अंतर है तो 2 इकाई, 10 का अंतर है 10 इकाई, 1000 का अंतर है तो 1000 इकाई। बात को समझ गए होंगे? एक लास्ट में लाइन और लिखनी है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। उसको देखिएगा क्वेश्चन करने वाला क्या लिखेगा, क्या लिखता है? अधिकतम मान नहीं, अतः है न्यूनतम मान। z बराबर माइनस का 12, कौन से बिंदु पर? एक सेकंड लिखने का तरीका हो। अतः है बिंदु क्या था आपका? 4,0, बिंदु 4,0 पर न्यूनतम मान z बराबर माइनस का 12 होगा। बस हो गया। अभी थोड़ा सा और रह गया, इसमें क्या चीज लिखना? तो क्या लिखना है? ये आपका समीकरण था x + 2y, तो कौन सी बात रेखा थी? ये वाली थी। यहाँ पे लिख दो x + 2y लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? 3x + 2y। अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है? तो इतना काम करना है। मेरी बात को समझ गए? ये तो मैंने आपको समझाया हर चीज। अगर आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इसमें आप 2 मिनट ज्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 या 3 मिनट में प्रश्न हो जाएगा। अगर आप भी सोल्व करें, इसमें कुछ लिखे नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हुआ है आपका। अब अपने पास बची है 4.5 मिनट। 4.5 मिनट में अगला क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है? तो अपन जो अपने 3 क्वेश्चन बच गए थे कौन से विविध में, वो करेंगे। डेली ऐसे करेंगे एक क्वेश्चन को, क्योंकि डेली ऐसे बचने वाली है 4 या 5 मिनट। 4-5 मिनट में ग्राफ का क्वेश्चन नहीं करवा सकता। ठीक है? तो 13वां क्वेश्चन अपन कर रहे थे, उसको आधा एक आधा दोबारा देख लो एक बार उसको, ठीक है? 13वें क्वेश्चन में आपको किसी रेखा के प्रक्षेप की लंबाई देनी है -3, 4, 12। ओके, आपको दिया गया है रेखा पर प्रक्षेप की लंबाई से दे रखा है। रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप -3, 4, 12। ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 13 विविध प्रश्नमाला 14। अक्षों पर प्रक्षेप का मतलब प्रोजेक्शन, यानी कि मैं x अक्ष पर अगर प्रक्षेप लूं तो मेरी डिस्टेंस कितनी है 3, अगर नेगेटिव को रखूं, y अक्ष पे 4, z अक्ष पे -4। यहां पे सिंपल ऐसे बोल सकते हो -4 है और j क्या है 12 के। अगर कंपोनेंट की बात करूंगा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, अगर इसका मैं मापांक लूं तो वो एक नहीं आएगा। जब मापांक एक नहीं होता है तो दिक्कतें नहीं हो सकती, फिर कौन होता है? दिक्कत। ये बात तो समझ। तो ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेखाखंड के द्विघानुपात
ए का मान -3, बी का मान 4, सी का मान -12। आपने परिभाषा पढ़ी होगी, माना दिग्भुजय, दिग्भुजय अपन ने मान ली, दिग्भुजय है एल एम तथा एन। मैंने आपको दिक् अनुपात की परिभाषा बताई थी कि दिग्भुजों को किसी अनुपात में व्यक्त किया जाता है, दिक् अनुपात। देखना मैंने ये चीज लिखाई है, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना। तो यहाँ पे L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C, यानी कि यहाँ पे L अपॉन A का मान कितना है -3, M का B का मान 4, C का मान -12 और मैंने कोई K मान लिया इसे। क्या मान लिया? K मान लिया, ठीक है। K मान लिया मैंने, अब L का मान आ जाएगा, M का मान आ जाएगा, N का मान आ जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से L का मान कितना आ गया -3 के, M का मान आ गया 4 के, N का मान आ गया 12 के, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -3 के का स्क्वायर प्लस का 4 के का स्क्वायर प्लस का 12 के का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे 169 के स्क्वायर इक्वल टू 1, a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 1/13। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। L की आ जाएगी, M की आ जाएगी, N की वैल्यू आएगी, वो आएगी -3/13 और प्लस माइनस 4/13 और ये आएगी माइनस का प्लस 12/13। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। रेखाखंड की लंबाई कैसे निकालेंगे? रेखाखंड की लंबाई, ठीक है, वो आपका जो मापांक आएगा वो आएगा, ठीक है। अगर मैं उसको OP मान लूं तो वो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से वो हो जाएगा -3 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर और 13 - 12 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। 13 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? 13। स्क्रीनशॉट ले लो, यही आंसर है।